वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स का। हम लोग कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी कर रहे थे, जो कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर जो भी मैंने बताया था वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, सारा का सारा जो लिखा हुआ है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है ना, वो क्या होता है। ठीक है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है या क्या क्या टाइप्स होता है, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है उसका क्लासिफिकेशन था ये वाला। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटीग्रल प्रोटीन्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस टाइप से प्रोटीन इंसर्टेड है, उस बेसिस पे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे। और एक कैटेगरी क्या था, मोनोटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स, या इसमें जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है वो पार्शियली इम्बेडेड होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, या पार्शियली इंसर्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये मैंने बता दिया था डिटेल में। आज हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में देखेंगे, इंटायर कॉन्सेप्ट। और पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं ये डायग्राम्स किस जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वैसा हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्या कर दे, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर दे। या हम लोग बोलेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली क्या हो, हम लोग बोलेंगे इंसर्टेड हो। या हम लोग बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली क्या हो, हम लोग बोलेंगे इम्बेडेड हो। वैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, पॉलीटॉपिक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देख सकते हैं, जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग कोई भी यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स को देखें ना, तो सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली, देखो ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीज है, इंसर्टेड है, इम्बेडेड है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है किसका, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का या पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, उसको भी आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैं यहाँ पर मिटा कर क्या बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ क्या चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इंटायर कॉन्सेप्ट डिटेल में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन याद रखना है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, या हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जितना भी याद रखना है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ, या मैं लिख रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर आर पॉलीटॉपिक, पॉलीटॉपिक इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिखा हूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखा हूँ कि जितना भी मेजोरिटी ऑफ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, या हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होता है, ये वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इन नेचर होता है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, हम लोग पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को बोल सकते हैं कि वैसा इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इंसर्टेड है, या हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली इम्बेडेड है। तो हम लोग यहाँ पर टर्म क्या यूज करेंगे, हम लोग टर्म यहाँ पर यूज करेंगे कंप्लीटली। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कंप्लीटली, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंसर्टेड, कंप्लीटली इंसर्टेड, कंप्लीटली इंसर्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्टेड होता है या इम्बेडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटॉपिक, पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, और करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्लीटली, 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 कंप्लीटली स्पैन्स, कंप्लीटली स्पैन्स, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कंप्लीटली क्रॉसेस, क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम लोग बोल सकते हैं लिपिड बाइलेयर। देखो ध्यान से, ये भी टर्म हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली स्पैन कर जाए, स्पैन कर जाए का मतलब हो गया क्रॉस कर जाए, या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली पास कर जाए। तो वैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स को भी हम लोग किस नाम से जानेंगे, पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। तो स्पैन करना का मतलब हो गया क्रॉस करना, या हम लोग इसको पासेस भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर देना कंप्लीटली। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ,
तो अगर हम लोग डायग्राम से अगर समझेंगे तो मान लो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, देखो ध्यान से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर का बना होता है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये जो लिपिड बाइलेयर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, लिपिड बाइलेयर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, अगर इसमें कोई भी प्रोटीन, देखो ध्यान से, कोई भी इंट्रिंसिक प्रोटीन हम लोग बोल सकते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन्स, अगर हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए या कंप्लीटली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर जाए या हम लोग बोले कंप्लीटली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाए, तो ऐसा प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह देखो ध्यान से, कोई भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भी पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स क्या चीज का बना होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का ही तो बना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी टर्म यूज कर सकते हैं कि पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वैसा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, या हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, स्पैन करेगा, या कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करेगा। तो वैसे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीटॉपिक, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक ही बार पास किया है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोटीन्स है इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो ऐसा ऐसा हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक, इंट्रिंसिक, इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे सिंगल पास, क्योंकि एक ही बार पास किया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मल्टी पास भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार अगर पास करेगा तब भी वो पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ही होगा, लेकिन वो मल्टी पास इन नेचर होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो मेरा बताने का यहाँ पर मतलब क्या चीज है कि जब भी कभी पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट आए तो दिमाग में क्या आना है कि वैसा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इंसर्टेड हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली स्पैन कर जाए, तो वैसे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीटॉपिक, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और एक्चुअल में कौन इंटीग्रल प्रोटीन्स में कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स किसका बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से तो प्रोटीन बनता है ना। तो यहाँ पर हम लोग टर्म ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि पॉलीटॉपिक, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वैसा प्रोटीन्स होता है जिसमें प्रोटीन्स का पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली स्पैन कर जाए, कंप्लीटली क्रॉस कर जाए, कंप्लीटली पास कर जाए, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जितना भी इंटीग्रल प्रोटीन्स आप पढ़ते हैं या बुक में डायग्राम देखते हैं, जितना भी इंटीग्रल प्रोटीन्स का आप डायग्राम देखो, बुक में पढ़ो, ठीक है, याद रखना मेजॉरिटी ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इन नेचर होता है, या हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है, इस चीज को ध्यान देना। वही मैंने यहाँ पर पहला लाइन लिखा है, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्या कर देना, क्रॉस कर जाना, उसी से टर्म आया है ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर दो पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। इससे पहले भी मैं बहुत सारा डायग्राम्स बनाया था, देखा सारा का सारा क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स थे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स था, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जब भी कभी हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर देखो ध्यान से ये वाला सेगमेंट हमेशा आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला सेगमेंट जो लिपिड बाइलेयर में इंबेडेड होगा, देखो ये सेगमेंट क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर में इंबेडेड है, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, प्रेजेंस ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स के नाम से जानेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो जब भी कभी देखो ध्यान से, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करेगा, तो वैसा हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का वैसा पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, देखो ध्यान से अंदर, ठीक है, उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के नाम से जानेंगे, या फिर इसको चूंकि स्पैन करते हुए लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट्स भी बोलेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ध्यान से, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट है। तो हमेशा याद रखना पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि उसमें हमेशा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट मिलेगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट मिलेगा। और ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट या ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट वैसा सेगमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का जो कि लिपिड बाइलेयर में क्या चीज रहता है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इंसर्टेड होता है, कंप्लीटली इंबेडेड होता है, उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके दिखाऊं ना, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिपिड का बाइलेयर, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये लिपिड का बाइलेयर है, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ध्यान से देखना,
इस ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का और एक नाम है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब मैं क्या बना रहा हूँ, ये सब मैं बना रहा हूँ लिपिड का बाइलेयर। ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, लिपिड का बाइलेयर मैं बना रहा हूँ, ये वाला लिपिड का बाइलेयर में देखो ध्यान से ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पोलर हेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पोलर हेड है, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, मैंने बताया था, ठीक है। और क्या होता है हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलर में, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये सब क्या, ये सब हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज, ये सब हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड का हम लोग बोलेंगे चेन है ये सब, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं टेल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो चेन देख रहे हो फैटी एसिड का टेल या देख रहे हो, उस फैटी एसिड का जो टेल होता है वो कैसा इन नेचर होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, याद रखना है। कैसा इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, या इसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं, याद रखना है। तो यहाँ से लेके देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो कैसा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर है, या हम लोग बोलेंगे वाटर रिपेलिंग है, या हम लोग बोलेंगे लिपिड लविंग है। तो ये जो सेगमेंट है ये कहां पर इंसर्टेड है, हाइड्रोफोबिक एरिया में इंसर्टेड है लिपिड बाइलेयर का। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया ऑफ लिपिड बाइलेयर, या इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज लिख लेना कि ये जो सेगमेंट होता है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। इस चीज को ध्यान देना, हाइड्रोफोबिक होता है या नॉन पोलर होता है, कौन, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया ऑफ लिपिड बाइलेयर में ही प्रेजेंट होता है, इस चीज को ध्यान देना। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जितना भी सेगमेंट जो प्रेजेंट है कहां, हाइड्रोफोबिक एरिया में, ठीक है, वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा, देखो ध्यान से, कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा लग रहा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट जो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक एरिया में या नॉन पोलर एरिया में, वहां पर हम लोग बोलेंगे कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा लगता है, इस चीज को ध्यान देना। और हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वीक इंटरेक्शन होता है, या हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको। अब देखो अगला पॉइंट मैं यहाँ पर ऐसे करके बना दूं, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जितना मैंने बताया था कि जितना भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होगा, जितना भी, चाहे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हो, चाहे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो, कोई सा भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो, याद रखना वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैसा था, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक था। कैसा था, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक था, याद रखना एम्पीपैथिक इन नेचर। और एम्पीपैथिक का मतलब हो गया कि वैसा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो एरिया होगा, या दो रीजन होगा, या दो डोमेन होगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हाइड्रोफिलिक डोमेन या हाइड्रोफिलिक एरिया या हाइड्रोफिलिक रीजन। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक डोमेन, हाइड्रोफोबिक डोमेन, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है, याद रखना है। और हाइड्रोफिलिक डोमेन को हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन या पोलर डोमेन, और हाइड्रोफोबिक डोमेन को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर डोमेन या नॉन पोलर एरिया, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स के पास ये दो रीजन है तो हम लोग बोलेंगे वैसा मॉलिक्यूल क्या है, एम्पीपैथिक है। तो चलो देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जितना भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है सारा का सारा एम्पीपैथिक होता है। तो चलो इसको हम लोग सेटिस्फाई अप्लाई कराते हैं पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स पे, कैसे करके एक पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स एम्पीपैथिक होता है। तो देखो ध्यान से, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पोर्शन होगा, तो इस तरफ वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल वाला पोर्शन होगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन नॉन साइटोसोलिक, इसको नॉन साइटोसोलिक फेस बोल रहे हैं, इसको हम लोग साइटोसोलिक फेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ, देखो ध्यान से क्या होगा, कंप्लीटली यहाँ पर वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर के कांटेक्ट में देखो ध्यान से प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे, ये जो पॉलीटॉपिक प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है उसका उसका कुछ पोर्शन किसके कांटेक्ट में, हम लोग बोलेंगे वाटर के कांटेक्ट में, मतलब वाटर लविंग है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला पार्ट को हाइड्रोफिलिक एरिया। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉलीटॉपिक जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका ये वाला पार्ट कौन सा एरिया में धंसा हुआ है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया में धंसा हुआ है। तो इसका ये वाला पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कौन वाला, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट वाला पार्ट। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक हो गया। फिर ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, जो जो साइटोसोल की तरफ है, साइटोसोल में क्या होगा, वाटर ही तो होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से हम लोग बोलेंगे ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हो गया या पोलर हो गया। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जितना भी पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन है ना, उसका एक पार्ट याद रखना है हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक्सपोज होगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर लविंग होगा, ठीक है, पोलर भी बोल सकते हैं उसको। और एक पोर्शन देखो ध्यान से लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होगा, जो हाइड्रोफोबिक होगा या लिपिड लविंग होगा, या हम लोग बोलेंगे वाटर हेटिंग होगा। तो ये, और दूसरा देखो ध्यान से, अगर साइटोसोल की तरफ भी देखो तब वो वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। तो लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर होगा, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, अब याद रखना है एक चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से कि कौन कौन फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगता है पॉलीटॉपिक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि देखो ध्यान से कि कौन कौन फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगता है, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटरेक्शंस करके, आप लिख लेना इंटरेक्शंस, मतलब कौन कौन यहाँ पर
फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगता है किसमें, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कौन कौन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। तो सबसे पहला चीज ध्यान में रखना कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा ना पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, वो नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। आप फुल फॉर्म लिख लेना, नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। मतलब हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग बोल सकते हैं वीक इंटरेक्शंस। नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस क्यों बोलते हैं, वीक इंटरेक्शंस, याद रखना है। और ये वीक इंटरेक्शंस में हम लोग बोलेंगे कितना टाइप का फोर्स आएगा, तो हम लोग बोलेंगे आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा, आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होगा। और क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आएगा। और क्या आएगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आएगा। देखो ध्यान से, इतना सारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आएगा जिसको हम लोग वीक इंटरेक्शंस बोलते हैं, नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस बोलते हैं। अब खास बात क्या है, देखो ध्यान से कि सारा का सारा फोर्सेस जो है वो लगता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स में, चाहे वो कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों ना रहे, ठीक है। सब में याद रखना है वीक इंटरेक्शन ही लगेगा। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है, तो ये कैसे करके इंसर्टेड है, हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के थ्रू इंसर्टेड है। वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं वीक इंटरेक्शन, या हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और इसमें क्या क्या आता है, हम लोग बोलेंगे आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इस चीज को ध्यान देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है जो एग्जाम में पूछता है कि मेजर कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है, तो याद रखना मेजर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। याद रखना ये मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है जो लगता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। याद रखना है इस चीज को। और वैसे भी तो सोचना हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही तो ज्यादा लगेगा ना, क्यों, क्योंकि इसका मेजोरिटी ऑफ जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट ट्रांस मेम्ब्रेन जो सेगमेंट्स है वो कहां पर इंसर्टेड है, कहां पर एम्बेडेड है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट पे। क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स में देखो ध्यान से, ये जो फैटी एसिड का जो टेल्स है ना, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और इसी हाइड्रोफोबिक में हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट इंसर्टेड होता है, धसा हुआ रहता है। मेजोरिटी ऑफ सेगमेंट्स कहां होता है, हम लोग बोलेंगे इसी पार्ट पे होता है। और यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसीलिए हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है, जिसको ध्यान देना। और आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी लगेगा, लेकिन ये माइनर होता है, कम लगता है। सबसे ज्यादा कौन लगेगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है इंटीग्रल प्रोटीन्स में, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, मैंने बताया था कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हम लोग तभी वर्ड यूज करेंगे जब हम लोग बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वैसा प्रोटीन्स जिसको हटाने के लिए, जिसको सेपरेट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर को क्या करना पड़ेगा, डिसरप्ट करना पड़ेगा। तभी हम लोग वैसे प्रोटीन्स को टर्म देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या क्या बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स, मैंने बताया था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लिपिड बाइलेयर को डिसरप्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि चाहे कोई सा भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो, उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, डिटर्जेंट का यूज करना होगा। क्योंकि डिटर्जेंट क्या करता है, लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है ना उसको डिसरप्ट कर देता है, हटा देता है। तब जाके हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होगा, कोई सा भी इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो आसानी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आ जाएगा। तो आइसोलेशन में हम लोग लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लेना, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि कैसे करके इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को बाहर निकाला जाता है, कोई सब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हटाने के लिए हम लोग बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रीटमेंट। ऐसे लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट विथ क्या चीज, ट्रीटमेंट विथ हम लोग बोलेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट याद रखना है, ट्रीटमेंट विथ डिटर्जेंट, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डिसरप्ट करता है किसको, लिपिड बाइलेयर को, याद रखना है। ताकि हम लोग बोलेंगे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो आसानी से बाहर निकल जाए। और ये प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब नहीं करता। याद रखना, ये किसको डिस्टर्ब करेगा, डिटर्जेंट किसको डिस्ट्रॉय करेगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, लिपिड बाइलेयर को। तभी तो हम लोग टर्म यूज करें इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा क्या चीज के बारे में, जब आप पढ़ते हैं पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो, अब मैं क्या चीज के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्योंकि पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। और जहां पर भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आएगा, मतलब वहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स मिलेगा। और वो सेगमेंट्स वैसा सेगमेंट्स होगा जो लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली इंसर्टेड होगा, जहां पर हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगेगा। तो अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। और याद रखना कि कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स क्यों ना हो, कोई सा भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों ना हो, याद रखना है ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स हमेशा मिलेगा। और इसका क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर क्या क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लग रहा है जो मैंने बता दिया है, कौन कौन यहाँ पर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, ये सब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिटा के मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। याद रखना है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना। तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से।
ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लिपिड बाइलेयर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये क्या चीज है, ये मैं बना रहा हूँ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक प्रोटीन बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, जो कि कैसा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ठीक है। एक ही बार याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, इस चीज को ध्यान देना, मतलब ये सिंगल पास है, बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलर का बना हुआ, ये मैं लिख दे रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ है, मतलब साइटोसोल की तरफ है, तो इसको मैं लिख दूं साइटोसोलिक फेज, और ये साइटोसोल के बाहर है, बाहर की तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइटोसोलिक फेज, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ठीक है, यहाँ पर समझना है, ट्रांस मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये जो सेगमेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इंसर्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेगमेंट है, देखो ध्यान से, ये सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के नाम से जानेंगे। तो याद रखना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, याद रखना है, वैसा सेगमेंट होता है जो लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली इंसर्टेड होता है, उस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट या हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूंकि फैटी एसिड का क्या है, टेल्स है, या हम लोग बोलेंगे चेन्स प्रेजेंट है, और ये फैटी एसिड का जो चेन्स होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट इज ए हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ये लिख सकते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, is also called transmembrane spanning segment, transmembrane spanning spanning segment, याद रखना है, ठीक है। या इसको हम लोग स्पैनिंग सेगमेंट भी सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, क्योंकि यही वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इंसर्टेड है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट और ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर रहा है, स्पैन कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप और एक यहाँ पर पॉइंट लिख लेना कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोफोबिक एरिया ऑफ लिपिड बाइलेयर, इस चीज को ध्यान देना। और यहाँ पर जो एरिया है फैटी एसिड का जो टेल्स है या चेन्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वहीं पर ये सेगमेंट स्पैन कर रहा है, मतलब घूम रहा है, ठीक है, या क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखना है, कौन? ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब खास बात क्या चाहिए, देखो ध्यान से, यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड का चेन हम लोग बोलेंगे किसके मिलने से बनता है, एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, यहाँ पर जो जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो जो यहाँ पर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, ये हाइड्रोफोबिक एरिया में जो जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा वो कैसा एमिनो एसिड्स होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा। तो याद रखना है, मेजोरिटी ऑफ हम लोग बोलेंगे जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे वो, याद रखना है, हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखना है, हाइड्रोफोबिक होगा, याद रखना, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे चूंकि ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का चेन का जो सेगमेंट्स है जो लिपिड बाइलेयर में इंसर्टेड है उसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी, यहाँ पर जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है उसमें जो भी एमिनो एसिड्स होगा वो वैसा एमिनो एसिड्स होगा जो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि यहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है, लिपिड लविंग है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि मेजोरिटी ऑफ जो यहाँ पर एमिनो एसिड्स होगा ना ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स में, वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है ना। और कितना यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं साइज ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट का जो साइज होता है यहाँ से यहाँ तक, उसमें कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, तो याद रखना है उसमें हम लोग बोलेंगे 21 से लेके 26 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। और ये सारा का सारा मेजोरिटी ऑफ, सारा का सारा नहीं, मेजोरिटी ऑफ जो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा। तो नेचर हम लोग क्या बोल सकते हैं एमिनो एसिड्स का, नेचर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे, नेचर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा, याद रखना हाइड्रोफोबिक होगा, इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन एमिनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर का होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो याद रखना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, एक चीज एक नाम याद रखना ग्लाइसिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन दूसरा नाम याद रखना, पहला ग्लाइसिन, दूसरा फिनाइल एलानिन, तीसरा याद रखना वेलिन, ठीक है, तीसरा रखना याद वेलिन, और चौथा रखना याद सिस्टीन, ठीक है, चौथा क्या रखना, सिस्टीन, याद रखना है। ये एमिनो एसिड्स का नाम याद रखना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो और एक खास बात क्या है, चाहे कोई सा भी पॉलीटॉपिक, चाहे कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स हो या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो, कोई सा भी टाइप हो, सिंगल पास, मल्टी पास, बीटा बैरल, कोई सा भी टाइप हो, याद रखना है यहाँ पर, यहाँ पर का जो सेगमेंट जो होगा ना, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट जो होगा ना, वो याद रखना है, उसमें उसका जो साइज होगा
वो उसमें कितना अमीनो एसिड्स होगा हम लोग बोलेंगे 21 से लेकर 26 अमीनो एसिड्स होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। हो सकता है किसी में 23 यहाँ पर अमीनो एसिड्स हो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में, ठीक, हो सकता है किसी में 25 हो, लेकिन ये एक एवरेज हम लोग बोलेंगे वैल्यू लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ क्या चीज, ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट, याद रखना है, ठीक है। बीटा बैरल को छोड़ के, बीटा बैरल को छोड़ के, क्योंकि बीटा बैरल में दूसरा केस होता है, इस चीज को ध्यान देना, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखना ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का चेन है, देखो ध्यान से, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चेन ही तो प्रेजेंट है ना, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का चेन प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पॉलीपेप्टाइड चेन में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है या जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में जो भी पॉलीपेप्टाइड का चेन है या जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या, किस किस टाइप का होगा, ठीक है। तो प्रोटीन के यहाँ पर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा या टर्सरी स्ट्रक्चर होगा या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। कौन सा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, या हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, इस चीज को ध्यान देना, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स में कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, याद रखना है, प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वही हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, चाहे वो कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हो या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो, कोई सा भी टाइप हो, चाहे वो सिंगल पास हो, मल्टी पास हो, बीटा बैरल्स हो, कोई सा भी टाइप्स हो, याद रखना है इसमें जो प्रोटीन्स, जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन मिलेगा या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हम लोग बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होगा। इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, या क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन होता है या जो प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, याद रखना है प्रोटीन्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, याद रखना है यही मिलेगा किस में हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, या हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स है उसमें, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी याद करो दो टाइप होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का भी दो टाइप होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना है प्रोटीन का, और एक को हम लोग बोलते हैं बीटा शीट स्ट्रक्चर, किसका हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो आएगा, दो स्ट्रक्चर आएगा, एक को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा, एक को हम लोग बोलेंगे बीटा शीट या बीटा प्लीटेड शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता ही है पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होगा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी दो टाइप होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा शीट या बीटा प्लीटेड शीट। तो याद रखना है कि हेलिकल स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे कौन सा आता है, अल्फा हेलिक्स आता है, ठीक है। याद रखना है 99%, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ 99% जो इंटीग्रल प्रोटीन्स का जो नेचर होता है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकल होगा या हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा, याद रखना है। इसीलिए डायग्राम देखना ऐसे 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 करके बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेलिकल होता है। तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि 99% जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है या जो हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है उसमें जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा या हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब बीटा शीट किस पे मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे बीटा शीट मिलता है किसमें, हम लोग बोलेंगे बस बीटा बैरल एक ऐसा टाइप होता है पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का जिसमें हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट होता है। तो ये एग्जांपल इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा बैरल होगा, याद रखना है ये लेस कॉमन है या अनकॉमन है, इस चीज को ध्यान देना। मोस्ट कॉमन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है 99% ऑफ इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स में आपको पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में या ट्रांस मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसे लिखा अल्फा, यहाँ पे लिख लेना अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 99%, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से बीटा बैरल में याद रखना है, जैसे कि देखो ध्यान से पॉलीटॉपिक प्रोटीन्स का तीन ही टाइप है, पहला सिंगल पास, मल्टी पास और बीटा बैरल। तो सिंगल पास चाहे मल्टी पास रहा, याद रखना है इसमें जो प्रोटीन्स जो होगा, प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, याद रखना है। लेकिन जो बीटा बैरल से याद रखना है इसमें हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बीटा शीट होगा, ठीक है। और बीटा शीट में भी हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का जो चेन होता है ना वो हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल एक दूसरे को अरेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीटा शीट, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, बीटा बैरल के नीचे यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पर लिख लो बीटा शीट, बीटा शीट, बीटा शीट प्रेजेंट, बीटा शीट प्रेजेंट
दैट इज अरेंज्ड एंटी पैरेलली, दैट इज अरेंज्ड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटी पैरेलली। इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, यहाँ जब ये बताऊंगा उस टाइम पे इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि जो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होगा या ट्रांसमेम्ब्रेन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होगा, उसमें जो भी पॉलीपेप्टाइड का चेन होगा उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी। तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स वाला या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट वाला। तो आंसर क्या होगा, अल्फा हेलिक्स वाला। क्यों, क्योंकि 99% याद रखना है कि इसमें क्या मिलेगा, अल्फा हेलिक्स ही मिलेगा या हेलिकल स्ट्रक्चर ही मिलेगा प्रोटीन्स का। इस चीज को ध्यान देना। केवल बीटा बैरल ऐसा होता है जिसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा शीट देखने को मिलता है या बीटा प्लीटेड शीट देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जिससे तो ये चीज समझ में आता है कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही मिलता है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स में, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में। इस चीज को ध्यान देना। और यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी आप निकाल सकते हैं। जो ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या चीज का लगेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का लगेगा, हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स में प्रेजेंट है ना, ये देखो ध्यान से, हाइड्रोफोबिक यहाँ पर टेल है फैटी एसिड का। तो हम लोग बोलेंगे, मैंने अभी बताया कि जो मेजर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो कि वीक इंटरेक्शन है, जो कि हम लोग बोलेंगे नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जिसको हम लोग नॉन आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग बोलेंगे और अदर नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा था, देखना मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो ये खत्म हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट, इंटायर कॉन्सेप्ट। अब आप कोई सा भी टाइप पढ़ो, याद रखना है इसमें जितना भी मैं यहाँ पर बताया हूँ वो सब सारा का सारा जो पॉइंट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब सारा का सारा फॉलो होगा, चाहे वो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रहे, चाहे वो मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रहे, चाहे वो बीटा बैरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्यों ना हो। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये मैं खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। और इसको मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिटेल में बताया था, आप देखना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और वो एग्जांपल का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन्स का। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहला टाइप पॉलीटॉपिक इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सिंगल पास, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। इस सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं पॉलीटॉपिक, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, पॉलीटॉपिक क्या चीज, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीटॉपिक होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज पॉलीटॉपिक इन नेचर, इट इज पॉलीटॉपिक इन नेचर। देखो ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा, या हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन स्पैनिंग जो सेगमेंट होगा, याद रखना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल एक ही बार क्रॉस करेगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल एक ही बार स्पैन स्पैन करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, और हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट स्पैन्स स्पैन्स, और हम लोग बोल सकते हैं क्रॉसेस क्रॉसेस, और हम लोग बोल सकते हैं पासेस पासेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली 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 वन टाइम, कंप्लीटली वन टाइम, या हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीटली, हाँ कंप्लीटली वन टाइम लिख दो, ठीक है, कंप्लीटली वन टाइम। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कि जो भी ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, या हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग जो सेगमेंट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करेगा, लेकिन कितना बार हम लोग बोलेंगे, एक ही बार क्रॉस करेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब डायग्राम से अभी जो मैंने बताया था, जो डायग्राम देखो ध्यान से, ये मैं ऐसे बनाया था डायग्राम, याद करो, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये सब क्या था, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर था, ठीक है। अब बना लेना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे, ये क्या था, ये हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन था, जो कि पॉलीटॉपिक इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस कर रहा है, या हम लोग बोलेंगे स्पैन कर रहा है, ठीक है। याद रखना, कंप्लीटली स्पैन कर रहा है, इसका मतलब वही हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर नेचर का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक होगा या नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो एम्पीपैथिक होता है, एम्पीपैथिक होता है, मैंने बताया था अभी अभी, एम्पीपैथिक इन नेचर होगा, मतलब इसके पास दो डोमेन होगा। एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक वाला डोमेन, जो कि देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, नॉन साइटोसोलिक फेस है, ये क्या चीज है, साइटोसोलिक फेस है। ये वाला डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डोमेन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक डोमेन।
और यहाँ से लेकर देखो ध्यान से यहाँ तक का जो डोमेन है, जो एरिया है, जो कि लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है, उसको हाइड्रोफोबिक डोमेन बोलेंगे। और फिर देखो ध्यान से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डोमेन है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक डोमेन बोलेंगे, वाटर लिविंग बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक इन नेचर। मैंने बताया था अभी कि जितना भी इंटीग्रल प्रोटीन होता है, कोई से भी प्रोटीन वो एम्फीपैथिक होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्फीपैथिक होता है। यस, हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शंस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगेगा, नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगेगा। नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को हम लोग वीक इंटरेक्शंस बोलते हैं। और इसमें हम लोग बोलेंगे क्या क्या फोर्स आता है, तो आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है। और क्या आता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है। हाइड्रोफोबिक क्या चीज, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है। और क्या आता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। और क्या आता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आता है। लेकिन जो मेजर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस जो काम करता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। याद रखना है, ये भी मैंने बताया। लेकिन ऐसा नहीं बाकी फोर्स काम नहीं करेगा, बाकी फोर्स भी काम करेगा, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे माइनर। ठीक है, लेकिन मेजर क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग नॉन आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टर्म यूज कर चुके हैं आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। तो बाकी इसके अलावा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। नॉन आयनिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लगता है। इस चीज को ध्यान देना, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखो, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोलेशन करके, आइसोलेशन का मतलब हो गया कि ऐसे प्रोटीन्स को निकालने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना होगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी इंट्रिंसिक प्रोटीन हो, कोई सभी, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तोड़ना पड़ेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए क्या यूज करना होगा, हम लोग बोलेंगे डिटर्जेंट का यूज करना होगा, डिटर्जेंट का यूज करना होगा। ये मैंने अभी बताया था पहले भी, ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट। ठीक है, याद रखना है, तभी जाके ये सब सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कोई सब इंटीग्रल प्रोटीन वो अलग होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आइसोलेट होगा, सेपरेट होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सिंगल पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, देखो ध्यान से, इसमें भी तो मैंने क्या बताया था कि कोई सा भी पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन हो, चाहे सिंगल पास हो चाहे मल्टी पास हो, ठीक है, बीटा ब्रेल का मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स तो यही है ना, यही है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है, इसमें भी ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स है। ठीक है, ये चूंकि हाइड्रोफोबिक एरिया में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। यस बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसमें मैंने अभी भी बताया था कि कितना एमिनो एसिड्स होगा, तो कितना बताया था मैं, एवरेज 21 से लेके 26 अमीनो एसिड्स होगा। लेकिन कैसा होगा एमिनो एसिड्स का नेचर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होगा। मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक होगा। और कौन कौन एमिनो एसिड्स होगा ये भी मैंने बताया था, क्या क्या बताया था, वेलिन, सिस्टीन, फिलाइन, एलानिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो अमीनो एसिड्स होगा, याद रखना है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स है, इसमें प्रोटीन का नेचर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का जो नेचर होगा ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में, हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोटीन का जो नेचर होगा, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले बोलो कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा होगा, तो हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। मैंने अभी भी बताया था, हेलिकल स्ट्रक्चर में कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है ये स्ट्रक्चर। और ये 99% केस में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे यही वाला स्ट्रक्चर मिलता है। कौन वाला, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर या हेलिकल स्ट्रक्चर, अभी भी मैंने बताया था। ठीक है, बीटा बैरल के केस में केवल बीटा शीट वाला स्ट्रक्चर मिलता है। बाकी याद रखना है सारा का सारा पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का दो टाइप था। देखो ध्यान से, एक एन टर्मिनस फेस करा था नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ, और एक हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस था जो फेस करा था, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, देखो ध्यान से, सी टर्मिनस प्रेजेंट इन साइटोसोलिक फेस। क्या मतलब है, देखो ध्यान से, इसको मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला इस तरफ वाला क्या होगा, साइटोसोल होगा, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट जिसको बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेस, ये अंदर वाला पार्ट साइटोसोलिक फेस है। ठीक है, अब कोई भी प्रोटीन याद रखना है, हम लोग बोलेंगे कोई भी प्रोटीन जो होगा वो किसका बना होगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का। और पॉलीपेप्टाइड चेन किसके मिलने से बनता है, अमीनो एसिड्स के मिलने से बनता है। मैंने बताया था कि पॉलीपेप्टाइड का चेन किसके मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है। तो एक तरफ हमेशा हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल फ्री होता है, एक तरफ हमेशा सी टर्मिनल फ्री होता है कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो ये जो एन टर्मिनल जो फ्री है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस, और ये जो सी टर्मिनस जो फ्री है ना, इसको बोलेंगे सी टर्मिनस। तो ये एन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी अमीनो एसिड्स होगा ना, उसको हम लोग ऐसे लिखे, देखो ध्यान से, एनसीसी, एन का मतलब हो गया NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप, एक तरफ क्या रहता है H रहता है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी अमीनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे कि एक तरफ हमेशा कौन सा ग्रुप फ्री होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप फ्री होगा। तो वहां से हम लोग बोलेंगे टर्म आया एन टर्मिनस। और एक तरफ हमेशा कौन सा ग्रुप फ्री होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री होगा, तो वहां से टर्म आया हम लोग बोलेंगे सी
तो N और C टर्मिनस का मतलब यही होगा कि एक तरफ एमिनो एसिड्स का एंड एमिनो ग्रुप फ्री है और दूसरे तरफ एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन से आया C टर्मिनस और एमिनो ग्रुप का N से आया हम लोग बोलेंगे N टर्मिनस। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे कि सिंगल पास जो प्रोटीन है, अगर उसका हम लोग बोलेंगे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर उसका N टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ है और C टर्मिनस हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेज की तरफ है, तब ऐसा सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? N टर्मिनस प्रेजेंट इन नॉन साइटोसोलिक फेज एंड C टर्मिनस प्रेजेंट इन साइटोसोलिक फेज। और यही वाला जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है ना, वो मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है, मोस्ट कॉमन होगा, यही मिलेगा। ठीक है, जितना भी आप सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का एग्जांपल पढ़ो, मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको यही वाला डायग्राम बनाया हुआ दिखेगा। एन टर्मिनस नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ होगा और सी टर्मिनस साइटोसोलिक फेज की तरफ होगा। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, ग्लाइकोफोरिन, वो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल है। उसमें भी देखना ध्यान से, एन टर्मिनस किस तरह प्रेजेंट होगा? नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ। सी टर्मिनस किस तरह प्रेजेंट होगा? साइटोसोलिक फेज की तरफ। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, याद रखना है। और इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस प्रेजेंट होगा और साइटोसोलिक फेज की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से, तो ये वाला केस भी मिलता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे रेयर केस है, हम लोग बोल सकते हैं अनकॉमन है या लेस कॉमन ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ केस में हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें एन टर्मिनस कहां फेस करेगा? नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ, और सी टर्मिनस कहां फेस करेगा? साइटोसोलिक फेज की तरफ। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? इसका मतलब वही था, ये मैंने बताया भी था। अब मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, जो आपके बुक में लिखता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो याद रखना है ग्लाइकोफोरिन है। ये सब सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लाइकोफोरिन में याद रखना है एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पर बिठा के क्या बताने जा रहा हूँ? एग्जांपल ऑफ सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोफोरिन, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, व्हिच इज ए सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ ग्लाइकोफोरिन का कॉन्सेप्ट, जो कि एग्जांपल है सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलीटॉपिक सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ये जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, अगर क्लासिफिकेशन देखोगे इसका, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ग्लाइकोफोरिन है। ग्लाइकोफोरिन, याद रखना ग्लाइकोफोरिन है, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना। तो वही के बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो अब देखो, सबसे पहला चीज ये कि ग्लाइकोफोरिन क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोफोरिन हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। हम लोग का जो आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे जो इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है ना, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलीटॉपिक सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोफोरिन के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है? तो अगर हम लोग ग्लाइकोफोरिन का अगर डायग्राम बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये आरबीसी को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे करके इसको समझो, ये आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी, हमारा आरबीसी है, ठीक है? और ये आरबीसी का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज प्रेजेंट है, ये सब क्या मैं बना रहा हूँ, ये सब जो मैं बना रहा हूँ वो क्या चीज है? ग्लाइकोफोरिन्स बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज है? ग्लाइकोफोरिन्स है, जो कि हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो मैं ये वाला पोर्शन को अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो कैसा दिखता है? देखो ध्यान से, देखना है यहाँ पर, समझना है, केवल एक मैं यहाँ पर ग्लाइकोफोरिन को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, तो इस चीज को समझना थोड़ा सा आसान है बहुत। देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये मैं बना रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का होगा? हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी का होगा, ठीक है? यहाँ पर भी ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। अब बुक में भी देखना, बुक में भी ये डायग्राम बनाया हुआ रहता है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस आसान होते हैं बहुत, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए आप बना नहीं पाते हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं लिपिड बाइलेयर। क्या चीज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो हम लोग बोलेंगे आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरफ क्या होगा? साइटोसोल वाला पोर्शन, हीमोग्लोबिन होगा अंदर वाला पार्ट, तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइटोसोलिक फेज, इसको मैं लिख रहा हूँ बाहर नॉन साइटोसोलिक फेज, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये सिंगल पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ग्लाइकोफोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोफोरिन बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो ग्लाइकोफोरिन है, मैंने बोला था ना कि ग्लाइकोफोरिन क्या होता है? सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो इसके पास देखो ध्यान से, दो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे टर्मिनस होगा। एक को बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ एन टर्मिनस होगा, और साइटोसोलिक फेज की तरफ हम लोग बोलेंगे कौन सा टर्मिनस होगा? सी टर्मिनस होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, ये मोस्ट कॉमन है, यही वाला, ठीक है? ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ, देखना ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ, मतलब ग्लाइकोफोरिन व्हिच इज ए सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन
इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोफोरिन जो प्रोटीन है, जो कि सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल एक ही बार क्रॉस करेगा, एक ही बार पास करेगा, जिसका एन टर्मिनस होगा नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ, सी टर्मिनस होगा साइटोसोलिक फेज की तरफ, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि केवल ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बना है। देखो ध्यान से, मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोमेरिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मोनो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोनोमेरिक, याद रखना है, ठीक है, मोनोमेरिक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, देखो ध्यान से, कि ग्लाइकोफोरिन जो होता है वो कैसा प्रोटीन होता है, मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, डाइमेरिक प्रोटीन होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। क्यों मोनोमेरिक प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है कंप्लीटली, इसीलिए मोनोमेरिक टर्म आया। अगर दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉस करता है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर करता, तो हम लोग बोलते डाइमेरिक। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस कर रहा है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसीलिए यहाँ पर टर्म आया है मोनोमेरिक प्रोटीन। तो याद रखना है, ग्लाइकोफोरिन इज ए मोनोमेरिक प्रोटीन है, याद रखना है, ठीक है। सिंगल पास तो है ही है, लेकिन इसके साथ मोनोमेरिक प्रोटीन है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो एन टर्मिनस का कॉन्सेप्ट में बता दिया कि नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ होगा, सी टर्मिनस साइटोसोलिक फेज की तरफ होगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्लाइकोफोरिन है ना, ग्लाइकोफोरिन जो प्रोटीन है ना, वो याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ, देखो ध्यान से, इट इज मेड अप ऑफ 131 एमिनो एसिड रेसिड्यू। कितना एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है ये ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन, तो हम लोग बोलेंगे 131 एमिनो एसिड्स के मिलने से हम लोग बोलेंगे एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो देखो ध्यान से, ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन है ना, जो कि ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन है, ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड के चेन में कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे टोटल 131 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और एक चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर टर्म क्या आया, यहाँ पर टर्म आया है ग्लाइको, ग्लाइको टर्म आया है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ग्लाइकोफोरिन जो है, इसमें कहीं ना कहीं क्या चीज जुड़ा होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ा होगा, तभी तो टर्म आया ग्लाइको। और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरफ जुड़ता है, मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ जुड़ता है। तो इसका जो एन टर्मिनस यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग बोलेंगे चेन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किस तरफ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनस की तरफ जुड़ा हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ने की वजह से यहाँ पर टर्म आया है ग्लाइको। तो हम लोग ग्लाइकोफोरिन्स को बोल सकते हैं कि इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोफोरिन्स अपने आप में एक प्रोटीन है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ, किस तरफ जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब नॉन साइटोसोलिक फेज, किस तरफ, एन टर्मिनस की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, बिल्कुल बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं वो बता दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ रहेगा ना, वो कार्बोहाइड्रेट याद रखना है कोवेलेंटली जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कोवेलेंटली, कोवेलेंटली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिंक्ड, कोवेलेंटली लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स किस तरफ, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ या एन टर्मिनस की तरफ, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा नॉन साइटोसोलिक फेज की तरफ ही जुड़ता है, ये मैंने बताया था। एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर लेयर पढ़ना, या हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से, हाँ यहाँ पर, अब हम लोग देखो ध्यान से, इस ग्लाइकोफोरिन जो प्रोटीन है ना, ये ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबंडेंट सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब मोस्ट अबंडेंट सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोफोरिन्स, इस चीज को ध्यान देना। और वो प्रेजेंट कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी का है उसमें प्रेजेंट होता है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग सारा का सारा पॉइंट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे जो भी हम लोग बोलेंगे, जो सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये ग्लाइकोफोरिन्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक होगा, ठीक है, कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर होगा, मैंने बताया था एम्पीपैथिक इन नेचर होगा, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं दो डोमेन है, एक बाहर की तरफ जो कि हाइड्रोफिलिक है, और एक लिपिड बाइलेयर में है जो कि हाइड्रोफोबिक है। फिर यहाँ पर देखो साइटोसोल मतलब वाटर के कांटेक्ट में है, फिर से हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, मतलब हम लोग बोलेंगे एम्पीपैथिक इन नेचर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर ये भी तो बता सकते हैं ना, इंटरेक्शंस को भी तो हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं ना। यहाँ पर कौन कौन इंटरेक्शंस लग रहा है, तो मैंने बताया था कि नॉन कोवेलेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लग रहा है इससे पहले, उसमें से सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। और अदर माइनर इंटरेक्शंस भी था जो मैंने बताया था, उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ग्लाइकोफोरिन सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, ठीक है,
इसको हटाने के लिए, सेपरेशन करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, हम लोग बोलेंगे डिटर्जेंट यूज करना होगा, मैंने बताया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था इससे पहले वाला, इससे पहले मैं बता रहा था उस टाइम पे। और डिटर्जेंट के बारे में मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आए उसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोग यहाँ पर और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास केवल एक ही ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक ही ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, देखो ध्यान से यहाँ से यहाँ तक। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, या हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोटीन का। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कैसा स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि 99% याद रखना है केस में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, मैंने बताया था, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, इसको मोस्ट कॉमन भी हम लोग बोल सकते हैं, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। अब इसके साथ और भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट जोड़ सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन जो सेगमेंट्स है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स को हम लोग हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एरिया में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पर एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, तो मैंने बताया था एवरेज कितना 21 से 26 ना, लेकिन यहाँ पर याद रखना है जो एमिनो एसिड्स का नंबर होता है वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 23 होता है, याद रखना है 23 एमिनो एसिड्स होगा। और वो एमिनो एसिड्स कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, जिसमें से ग्लाइसिन हाइड्रोफोबिक है, वेलिन हाइड्रोफोबिक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोफोबिक है, सिस्टीन हाइड्रोफोबिक है, वो सब एमिनो एसिड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका और भी टाइप होता है ग्लाइकोफोरिन्स का, तो इसका सब टाइप जो होता है ग्लाइकोफोरिन्स का, जो सब टाइप होता है वो याद रखना, ग्लाइकोफोरिन्स आप पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन ए, ग्लाइकोफोरिन बी, ग्लाइकोफोरिन सी एंड ग्लाइकोफोरिन डी, याद रखना है, ये सब सारा का सारा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ग्लाइकोफोरिन्स का फंक्शंस क्या होता है, तो याद रखना है ग्लाइकोफोरिन्स का जो फंक्शन है, ठीक है, वो अभी तक हम लोग बोलेंगे अननोन है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या चीज है, अननोन है, अभी तक इसका फंक्शंस के बारे में पता लगाया नहीं गया है, याद रखना ये अननोन है। और ऐसा भी देखा गया कि अगर आरबीसी से अगर ग्लाइकोफोरिन्स प्रोटीन को हटा भी दिया जाए ना, आइसोलेट भी कर दिया जाए ना, तब भी आरबीसी के फंक्शंस में कोई भी असर नहीं पड़ता है और इससे कोई भी डिजीज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका फंक्शंस क्या चीज है, अननोन है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग बोलेंगे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या देख लिए, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में हम लोग क्या देख लिए, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन देख लिए, उसमें ग्लाइकोफोरिन्स देख लिए, और पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, पॉलीटॉपिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन देखेंगे। इसमें इवन कंडीशन में बताऊंगा, ओड कंडीशन भी मैं बताया था, लेकिन और एक बार बताऊंगा, ठीक है, इसको डायग्राम के साथ समझेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे बीटा बैरल का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, और बीटा बैरल का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।